वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आज के शो में अमरीकी अफवाज के शाम से इनखला के बयान पर सदर ट्रंप को तनकीद का सामना क्यों है, और तालीम के ज़रिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर काम करने के लिए अमरीकी वज़ीर तालीम से मार्टिन लूथर किंग जूनियर अवार्ड हासिल करने वाली पाकिस्तानी उस्ताद भी शामिल होंगी हमारे शो में। प्रोग्राम में मज़ीद क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। मुलाकात तालीम के मैदान में एक अमरीकी अवार्ड हासिल करने वाली पाकिस्तानी खातून से। पाकिस्तान में थैलेसीमिया का बढ़ता हुआ मर्ज, वजूहात और एहतियाती तदाबीर का तज्जिया, और मज़ाह के जरिए मसीही और मुसलमान बरादरी को करीब लाने की एक कोशिश। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि चूंकि शाम में दाइश को शिकस्त दी जा चुकी है, लिहाजा वहाँ तैनात अमरीकी फ़ौजियों को अब वापस आ जाना चाहिए, जिसके बाद खित्ते में अमरीका के इत्तेहादी ममालिक और ग्रोह तशवीश का शिकार है। मज़ीद तफसीलात के साथ कैपिटल हिल से अमान अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। अमान, सदर ट्रंप के इस बयान का पस मंज़र क्या है? को वाइट हाउस में शाम के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई, जिसके हवाले से हुक्काम का कहना था कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि वहाँ से अमरीकी फ़ौज के इनखला को जल्द से जल्द यकीनी बनाया जा सके, ताकि उसकी जगह शाम में अमरीका के अरब जो इत्तेहादी हैं वो जगह लें और तामीर नौ का ख़र्चा भी बर्दाश्त करें। अपेरेंटली सदर ट्रंप समझते हैं कि शाम की रिकन्स्ट्रक्शन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अमरीका के स्ट्रेटेजिक जो अहदाफ हैं उसका हिस्सा नहीं है। अलबत्ता जो सीनियर तरीन फ़ौजी हुकाम हैं वो इस मामले में जल्दबाजी के ख़िलाफ़ हैं, उस पर कॉशन भी कर रहे हैं, और मज़ीद इन्हीं मामलात का हमने अहाता इस रिपोर्ट में भी किया है। आइए देखते हैं। शाम में फ़िलहाल 2000 के लगभग अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर शुमाली कस्बे मंजीब में तैनात हैं। अपनी हालिया तकरीरों में सदर ट्रंप ने कहा है अमरीकी फ़ौजियों की घर वापसी का वक्त आ गया है, जबकि मकामी फ़ौजी हुकाम का कहना है ऐसा करना क़ब्ल वक्त होगा। हमने इस्लामिक स्टेट से अपने इलाके को आज़ाद करा लिया है और इस इलाके में हम सब इत्तेहादी और दोस्त हैं। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा और पेंटागन समेत वो फौजी कमांडर जो हमारे साथ फ्रंट लाइन पर तैनात हैं, सबका कहना है कि वो मंजीब में मौजूद रहेंगे। दूसरी जानिब वाइट हाउस की जानिब से बुध को फिर से कहा गया कि अमरीकी फ़ौजियों को शाम से निकाल लिया जाएगा, लेकिन तर्जुमान के मुताबिक इसकी तारीख तय नहीं की गई। हम कानून के निफाज की जिम्मेदारी की मकामी सतह पर मुंतकिली के काम पर तवज्जो देना चाहते हैं, और इस पर अमल दरामद ऐसे अंदाज में किया जाएगा कि आईएसआईएस को दोबारा फलने फूलने का मौका ना मिले। तो अब ये हमारा मकसद है, क्योंकि सदर की क़यादत में मिलने वाली कामयाबी से माहौल बदल चुका है। हम सूरत हाल का जायजा लेते रहेंगे। ट्रंप के मुशीर आज और पिछले कुछ दिनों से उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि शाम से अचानक इनखला दरअसल अमरीकी मुफाद में नहीं, क्योंकि ऐसा करने से रूस और ईरान को शह मिलेगी कि वो दमिश्क में असद हुकूमत की हिमायत जारी रखें, और इससे तुर्की को भी शह मिलेगी कि वो अफरीन और दूसरे शामी इलाकों में अपनी मुदाखलत जारी रखे। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ शाम और इराक में होने वाली जंग में कुर्दों के लिए अमरीकी हमायत अमरीका और तुर्की के दरमियान तनाव की वजह है। जी, मंगल को होने वाली इस शाम पर नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के हवाले से ये भी खबर आई कि सदर ने इस बात पर फ़ौजी हुकाम से इत्तफाक किया कि जब ये आईएस के बचे कुचे जो इलाके हैं उनमें जंग जारी है, तो लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस को अमरीकी अफवाज जो है वो ट्रेनिंग भी देंगी, और सदर ये भी नहीं चाहते कि अगले 6 माह बाद भी इसी मामले पर मज़ीद गुफ्तगू की जाए इनखला के हवाले से। जी, अमान अज़हर हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान फॉर दीज अपडेट्स। और वाशिंगटन से अब चलते हैं पेशावर, जहां पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने 2 दिन बाद एक जलसे का ऐलान कर रखा है। इस जलसे के बारे में तहरीक के अहदेदारों और ज़िली इंतज़ामिया के क्या तासुरात हैं, देखते हैं पेशावर से इस रिपोर्ट में। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने 8 अप्रैल को पेशावर में जलसा करने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता बुध के रोज़ पेशावर प्रेस क्लब में तंजीम के रहनुमा मोहसिन दावड़ ने कहा कि पेशावर में तमाम सियासी जमातों और दूसरे मकातबे फ़िक्र के लोगों के साथ मुलाकातें जारी हैं, ताकि इस जलसे को कामयाब बनाया जा सके। जितनी भी सियासी जमातें हैं उनसे भी उनको भी शिरकत की दावत देंगे। वकला जो तंजीमें हैं, बार एसोसिएशन है, उनके साथ भी हमारी मुलाकात होगी, उनको भी हम जलसे में शिरकत की दावत देंगे। डॉक्टर्स की बिरादरी उनके साथ हमारी मीटिंग हो भी चुकी है। इंजीनियर्स हो गए, सिविल सोसाइटी हो गए।
दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि पेशावर की ज़िलाई इंतज़ामिया इस जलसे को नाकाम बनाने की कोशिशें कर रही हैं, मगर एडिशनल कमिश्नर पेशावर सनाउल्लाह ने इस तासुर की नफ़ी करते हुए कहा कि हम किसी के इजहार राय की आज़ादी पर कतगन नहीं लगाएंगे। कोई भी जलसा आपने करना उसका प्रॉपर प्रोसीजर है। यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर दी NOC, वो हम पुलिस के थ्रू करते हैं और वो प्रॉपर पूरा प्लान करके फिर हमें देते हैं। वो तो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनको सिक्योरिटी अरेंजमेंट जिस तरह होगी, जिनको बाकियों के साथ जो ट्रीटमेंट होती है वही होगी इनके साथ। किसी के साथ नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेफरेंस किसी को नहीं दे रहे, जो बाय लॉ है हम उसी को अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कायद मंजूर अहमद पश्तीन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि अगरचे खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत ने अभी तक कोई रुकावट पैदा नहीं की, लेकिन इस किस्म की कोई भी कोशिश उन्हें 8 अप्रैल के जलसे से मना नहीं कर सकती। पेशावर के लोगों को भी बहुत सारे धमाके यहाँ हुए हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ मतलब नुकसान पहुँचा है, अगवा भी है, लापता भी है, एक्स्ट्राजुडिशल किलिंग है। इन सब के साथ अपने गम एक दूसरे के साथ शरीक करने के लिए आ रहे हैं, हम रोने के लिए आ रहे हैं यहाँ, वो लोग हमें रोने नहीं दे रहे हैं। बहरहाल का अपना ईमान है, इंसानियत है हर किसी में, हम कोई छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, हम मलंगों की तरह दरवेशों की तरह अपना जो पैगाम है वो बयान करते रहेंगे। पाकिस्तान के हालात पर करीबी नज़र रखने वाले माहिरीन मंजूर पश्तीन की इस मूवमेंट को मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामालियों के सदेबाब की एक कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। उमर फारूक, उर्दू VOA, पेशावर। अमेरिका में स्याह फामों को बराबरी के हुकूक दिलाने की तारीखी सिविल राइट्स तहरीक के रहनुमा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की 50वीं बरसी कल यहाँ अमेरिका में मनाई गई। मार्टिन लूथर किंग 4 अप्रैल 1968 को कत्ल हुए थे। डॉक्टर किंग की 1963 में वाशिंगटन में मार्च के दौरान की गई तकरीर के उन अल्फाज से उनको शोहर आफाक मकबूलियत मिली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब मेरे बच्चे ऐसे मुल्क में परवरिश पाएंगे जहाँ उन्हें अपने रंग की बिना पर नहीं बल्कि अपने किरदार की बुलंदी की बुनियाद पर परखा जाएगा। बरसी के मौके पर वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन ने खामोश रैली निकाली, जबकि रियासत टेनेसी के शहर मेम्फिस में जहां वो कत्ल हुए थे एक रैली निकाली गई, जिसमें साल 2016 के सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स, अमरीकी अवामी नुमाइंदे और मजहबी रहनुमा भी शामिल थे। अमरीकी महकमा तालीम में इस हवाले से मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रम मेजर इनोवेशन सर्विस एवार्ड्स की तकरीब मुनक़िद हुई। ये एवार्ड्स दुनिया भर में रज़ाकाराना तौर पर अवामी खिदमत के शोबे में आला कारकर्दगी दिखाने वालों को दिया जाता है, और इस साल ये एवार्ड पाने वालों में पाकिस्तानी माहिर तालीम डॉक्टर नूर फातिमा भी शामिल थी। ये एवार्ड्स अमरीकी वज़ीर तालीम बेट्सी डिवॉस ने दिए। डॉक्टर नूर फातिमा इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर नूर फातिमा, वेलकम टू व्यू 360 एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम फॉर अस। ये बताइए कि आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं इस्लामाबाद में, और आप क्या देखती हैं कि जो पाकिस्तान में तालीम के मैदान में मजहबी हमआहंगी है वो कितनी ज़रूरी है, और उस पर हम क्या मज़ीद कर सकते हैं? देखिए, पहले हमारे पास एक मिनिस्ट्री होती थी, रिलीजियस मिनिस्ट्री। आप इससे थोड़ा सा उसको हम रिफ्लेक्शन दे सकते हैं कि अब उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी। सो अब आपके पास ओपनिंग अप द आइडियाज़, और जो हम पिछले 20 साल से टेररिज्म में, एक्सट्रीमिज़म में, रेडिकलाइजेशन में देख चुके हैं, उसके बाद अब हमें ज़रूरत थी इस वक्त सोचने की कि आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो आपका इंटरफेथ हार्मनी है और डाइवर्सिफिकेशन जो है उसकी एक्सेप्टेंस और उसकी टॉलरेंस के लिए इस वक्त दिस इज़ द हाई टाइम कि आप उस पर काम कर सकें। सही, तो आप क्या तजावीज़ देंगी अगर आप पाकिस्तान में जो शोबे तालीम है उसमें? देखिए, बीइंग द फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, आई थिंक ये हाई टाइम है कि जो इस तरह के स्कॉलर्स हैं इस फील्ड से वो इस पर काम कर सकते हैं। अब 20 साल हो गए एक थीसिस को आए, हंटिंगटन ने एक थीसिस दिया था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें ये था कि डिफरेंट आइडेंटिटीज़ जो हैं, जो आपकी रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं, वो आपके फ्यूचर को डिटरमिन करती हैं। 20 ईयर्स बाद अब क्वेश्चन ये है कि रिलीजियस ट्रेंड्स आइडेंटिटीज़ के क्या हैं, दुनिया ने क्या पाया उस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से। तो आई थिंक ये अब आपका अलाइंसेस ऑफ सिविलाइजेशन का टाइम है। तो मेरे सारी फोकस इस चीज़ पे था कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, पर्टिकुलरली पाकिस्तान एक इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है, उसकी पॉलिटिक्स का भी। तो उसके अंदर किस तरह से आप हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और उसमें करिकुलम के अंदर चेंजेस होने चाहिए। उसके अंदर मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको ग्रेजुएट लेवल के ऊपर एक इंटरफेथ की या आपको डाइवर्सिटी
डाइवर्सिफिकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए एक कोर्स बैचलर लेवल पे होना चाहिए जो उनको लेना चाहिए, और ख़ासतौर पे एंटी थीसिस क्रिएट होना चाहिए ऑफ हंटिंगटन थीसिस ऑफ क्लासिक ये तो आपकी तहकीक की कहती है और ये करना चाहिए। क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? पाकिस्तान में शोबे तालीम में इसकी जगह है बात करने के लिए? बिल्कुल जी, जब अब पाकिस्तान में आप डीप एक डिवाइडेड सोसाइटी है नो डाउट, लेकिन अब आप पोलराइजेशन ऑफ थॉट्स देखते हैं। अब देयर इज़ ए क्लियर ग्रुप और क्लास जो आपसे बात करती है कि एनफ इज़ एनफ, नाउ वी नीड टू लुक एंड सिट कि आपने हमसे क्या गलती हुई। अगर आपके रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आपके टेररिस्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फॉर देयर एजेंडाज, तो व्हाई नॉट हम क्यों नहीं सिविल सोसाइटी को, हम एजुकेटेड जो आपका माइंड है, हम इनलाइटमेंट की तरफ क्यों नहीं आ सकते? ये क्यों नहीं कर सकते कि हम क्यों नहीं लोगों को डाइवर्सिफिकेशन को एक्सेप्ट कर सकते? हम एक टेबल पर एक कॉमन ग्राउंड क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते? सही। तो आपके ख्याल से इससे जो अक़लियतों के हुकूक हैं पाकिस्तान में, जिन पर बहुत बहस भी होती है, बात भी होती है, अक़लियतों के हुकूक भी एज ए सिटीज़न जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको प्रोवाइड किए हुए हैं, सिक्योर हैं वो, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने में क्या हमारा एवरी जो स्टूडेंट है वो ये समझता है कि अक़लियतों को, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एज ए इक्वल सिटीज़न हैं, ठीक है, वो भी। और फर्दर डाइवर्सिफिकेशन हमारे यहाँ कल्चरल है, हमारे यहाँ एथनिकली हम एथनिसिटी के प्रॉब्लम्स हैं, लैंग्वेज की हैं, ओवरऑल दुनिया में भी है। तो उन सब को आपने कैसे एक्सेप्ट करना है, टॉलरेंस कैसे करनी है, उसको आपने एक्सेप्ट एज ए इक्वल ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले ह्यूमैनिटी की बात है जो आपने किंग लूथर की बात पे की, ह्यूमैनिटी की बात है। बिल्कुल। और MLK अवार्ड हासिल करने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस हियर इन द स्टूडियो। सो नाइस ऑफ यू हैविंग हियर। थैंक यू डॉक्टर नूर फातिमा। और अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीनों के इदारे ने अफ़गान पनाह गज़ीनों के इलाज मुआवजे के लिए पेशावर में कायम शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल से एक मुआहिदा किया है, जिसके तहत अस्पताल को जदीद आलात के लिए $62 लाख की इमदाद दी जाएगी। खबर की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ आप अहम बैन अक़वामी उमूर पर माहिरीन की तबसरे पढ़ सकते हैं और दिलचस्प वीडियो से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और पाकिस्तान में थैलेसीमिया का मर्ज़ क्यों बढ़ रहा है, उसको फैलने से रोकने के लिए क्या किया जाना ज़रूरी है, इस बारे में एक रिपोर्ट शामिल होगी शो में। और बिरयानी के दिलदादा एक अमरीकी मज़ाहनिगार से भी मुलाकात करेंगे जो मज़ाह के ज़रिए मसीही और मुसलमान बरादरी को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले देखते हैं कुछ अहम बैन अक़वामी खबरों की झलकियाँ आज के वर्ल्ड व्यू में। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में अमरीकी काउंसिल खाने से बेदखल किए जाने वाले अमले के दर्जनों अफराद अमरीका के लिए रवाना हो गए हैं। मीडिया फुटेज के मुताबिक कई अफराद को बसों में सवार होते और सामान से लदे ट्रक्स को एयरपोर्ट रवाना होते दिखाया गया है। रूस ने अमरीका की जानिब से रूसी सफारतकारों को बेदखल करने के जवाब में 60 अमरीकी सफारतकारों को रूस से बेदखल कर दिया था। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव का कहना है कि साबिक रूसी जासूस पर केमिकल हमले के इल्ज़ामात पर बरतानिया रूस के जायज़ सवालात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सर्गेई लावरोव ने रूस पर इस हमले के इल्ज़ाम के बाद पैदा होने वाले सफारती बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में शिरकत से कबल कहा है कि इस मामले की केमिकल वेपन कन्वेंशन के तहत जिम्मेदाराना और मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर लूला दा सिल्वा को करप्शन के इल्जाम में दी गई 12 साल की सजा को फौरी शुरू करने का हुक्म दिया है। साबिक सदर की जानिब से दरखास्त की गई थी कि सजा के खिलाफ तमाम अपील्स का फैसला आने तक उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। 11 में से 6 जजेस के मुतफ़िक़ा फैसले को साबिक सदर के मुखालफिन की जानिब से सराहा जा रहा है। भारत की एक अदालत ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को नायाब काले हिरन का शिकार करने का मुजरिम करार देते हुए उन्हें 5 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सलमान खान को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान खान के वकील ने उम्मीद जाहिर की है कि सलमान जेल नहीं जाएंगे और उन्हें अदालत से जमानत मिल जाएगी। पाकिस्तान में थैलेसीमिया के तकरीबन 90 लाख मरीज़ हैं और हर साल 5 से 8,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। थैलेसीमिया एक लाइलाज बीमारी है, मौरूसी बीमारी है, जिसमें खून के सुर्ख खुलिये टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में खून की कमी हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि इसके ज़्यादातर केसेस किसी मेडिकल टेस्ट के बगैर ख़ानदान में शादी करने के रुझान के बायस सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है, इसके बारे में देखते हैं लाहौर से ये रिपोर्ट। जब से ये पैदा हुआ तब से मैं ना तो अच्छे तरीके से सो पाई हूँ, ना कहीं जा सकी हूँ। इस बच्चे की वजह से इतनी प्रॉब्लम की वजह कि मेरी एज इतनी नहीं है जितनी कि अभी फील हो रही है। कोई लोग मुझे माँ जी भी कह जाते हैं।
ایسے جملے کہنا ایک ماں کے لیے ہرگز آسان نہیں، لیکن جب ایک ماں اپنے 11 سال کے بیٹے کو ہفتے میں 2 بار خون لگتا دیکھتی ہو تو تکلیف بھی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ ہمارے خاندان میں زیادہ تر رشتہ داروں میں شادی کرتے ہیں آپس میں، تو سب کے بچے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، بس میرا بچہ ہی ایسا ہے، فرسٹ میرا بیبی ہے، یہ اس کو ہوموفیلیا ہے۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا بلڈ کہاں سے لگے گا کہاں سے نہیں، جب اس کو لے کے جاتے تھے نا اس کا رینج کرنا بڑا ہی مشکل تھا بلڈ کا، تو اس رینج کرتے کرتے نا بچے کی حالت بہت زیادہ بگڑ جاتی تھی۔ ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ سندس میں نا اس کو بلڈ وغیرہ لگوا کے دیکھیں۔ پاکستان میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا جیسی جینیاتی بیماری کے لیے سندس فاؤنڈیشن نامی ادارے نے 1998 سے کام کرنا شروع کیا۔ اپنی نوعیت کے اس منفرد سینٹر کے پاس اس مرض کا کوئی علاج تو نہیں، البتہ مریضوں کی سانس بحال رکھنے میں یہ کسی مسیحا سے کم بھی نہیں۔ پنجاب میں ہمارے تقریباً 7 سینٹرز ہیں اور ٹوٹل جو ہمارے پاس رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں وہ 6000 کے قریب ہیں، اور جہاں تک بلڈ کی نیڈ کا تعلق ہے ہم لوگ بیسیکلی ٹارگٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، یونیورسٹیز اور بینکس، مارکیٹس وغیرہ، جہاں پر ہم لوگوں کو ہیلتھی ڈونرز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ بڑا ٹف ٹاسک ہے کیونکہ بیچ میں کچھ اس طرح کے پیشنٹس بھی موجود ہیں جنہیں ہر تقریباً 10 دنوں کے بعد 2 بیگ کی یا 1 ویک کے بعد ڈبل بیگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی میں ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے، بائی برتھ بچے میں یہ ڈیفیکٹ آتا ہے پیرنٹس کی طرف سے۔ یوں تو تھیلیسیمیا میجر کے حامل کسی بھی جوڑے کے پیدا ہونے والے بچے اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس بیماری کی ایک وجہ کزن میرج بھی ہے۔ میری شادی کو 22 سال ہو گئے ہیں، میرے پھپھو کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ میری شادی ہوئی، اس سے بڑے میرے 3 بچے ہیں، وہ ماشاءاللہ شکر ہے اللہ کا وہ ٹھیک ہے، یہ سب سے چھوٹا ہے، اسی کو تھیلیسیمیا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج پرابلم ہے۔ تھیلیسیمیا کی روک تھام کے لیے پاکستان کی قومی اور پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے منظور کردہ قوانین کے تحت شادی کے امیدوار لڑکے اور لڑکی کے لیے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروانا لازم ہے۔ پنجاب میں اس قانون کو تھیلیسیمیا پریونشن ایکٹ 2016 کا نام دیا گیا۔ ہمارے پاس جو بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آتے ہیں ان میں تقریباً 60 to 70% ایسے لوگ ہیں جو آپس میں رشتہ دار ہیں، انہوں نے آپس میں شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں جس کا نام HB الیکٹرو فورسز ہے۔ وہ گورنمنٹ آف پنجاب بھی مفت جو ہے کر رہی ہے اور سندس فاؤنڈیشن بھی مفت کر رہی ہے۔ دیہی علاقوں میں ابھی بھی ایسے کیس رجسٹرڈ نہ ہونے کے باعث اس مرض میں مبتلا افراد کی تعداد کا تعین ممکن نہیں۔ سماجی مکالمہ ثقافتی مفاہمت کے فروغ میں تو اہم ہے ہی، مگر مزاح میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اسی کا استعمال کیا ہے امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا سے تعلق رکھنے والے ایک کامیڈین جیریمی میکلیلن نے، جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں اپنے فین بنائے ہیں۔ جیریمی نے پاکستان میں بھی کچھ عرصہ گزارا اور وہ اپنے آپ کو راولپنڈی بوائز کے لیے امریکی سفیر بھی کہتے ہیں، اور اب وہ مزاح کا سہارا لے کر نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا بھر میں مسلمان کمیونٹی کے ساتھ بھائی چارے کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ جیریمی میکلیلن ہیں۔ ان پر انتہا پسند ہونے اور اخوان المسلمین کا رکن ہونے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ I hope I'm going to heaven. That's my goal, right? My goal is just to get in good with like each religion so that whichever one turns out to be true, I can sneak in. مگر یہ کیتھولک کمیڈین مانتے ہیں کہ وہ انتہا پسند تو ہیں، لیکن صرف اپنی پسندیدہ ڈش بریانی کے لیے۔ جیریمی طنز و مزاح کے ذریعے مسیحی اور مسلمان کمیونٹی کے درمیان مشترک خصوصیات کو اجاگر کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہم مسیحیوں اور مسلمانوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں، اور کئی ایسی رسمیں ہیں جن کے بارے میں ضروری نہیں کہ ہمیں شعور ہو، جیسے مسیحیوں کے 40 دن کے روزے اور مسلمانوں کا رمضان۔ دونوں روایات میں روزے رکھنا اور خیرات دینا مشترک ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کی قابلیت رکھنے کے ساتھ ساتھ جیریمی دونوں مذاہب کے لوگوں کے درمیان باہمی احترام اور مفاہمت کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان عدم برداشت عموماً غلط فہمیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ان دنوں مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت تناؤ دکھائی دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، مگر میرا خیال ہے اب وقت ہے جب ہم حقیقت میں فاصلے کم کر سکتے ہیں اور اپنے اختلافات کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں، اور مشترک چیزوں کے بارے میں بات کر کے مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ مختلف مذاہب کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے کامیڈی کا استعمال کوئی انوکھی چیز نہیں۔ مسلمان اسکالر امام طلال عید کہتے ہیں کہ بین المذاہب مزاح صدیوں پرانا ہے۔ Humor is important in our life
مزاح ہماری زندگی کے لیے اہم ہے. ہمارے پیغمبر نے خود مزاح کو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا. تو اس لیے مسلمانوں کو بین المذاہب تعلقات کے فروغ کے لیے زیادہ سنجیدگی سے نہیں بلکہ ذرا تفریح سے کوشش کرنی چاہیے. جیرمی نوجوان نسل کے ان کامیڈینز میں سے ہیں جو سفارتکاری کے قدیم طریقوں کو لطیفوں کے ساتھ ملا کر غلط فہمیوں کو دور کرنے اور دوستانہ ماحول اور بات چیت کی فضا پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو ہنساتے بھی ہیں. نائلہ محمد کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA. So one of the things I've learned is that the real schism within Islam is not between Sunni and Shia. It's about whether biryani should have potatoes. ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ جنگلی اور معدومی کے خطرے سے دوچار جانوروں کی انٹرنیٹ پر غیر قانونی تجارت روکنے کے لیے اب ٹیک کمپنیوں سے مدد لے رہا ہے. فنڈ اس غیر قانونی تجارت میں اگلے 2 سال کے دوران 80% تک کمی لانے کی کوشش کر رہا ہے. ان کوششوں کے بارے میں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. دنیا بھر میں جنگلی جانوروں اور ان کے اعضاء کی غیر قانونی تجارت کا سالانہ تخمینہ تقریباً $20 ارب ہے اور اب یہ تجارت آن لائن بھی کی جانے لگی ہے. کیونکہ یہ زیادہ خفیہ ہے اور اس سے بڑی بین الاقوامی مارکیٹ میں تجارت کی جا سکتی ہے. جن جنگلی جانوروں کی زیادہ تجارت ہوتی ہے ان میں ہاتھی دانت، کچھووں کے شیل اور انڈے اور غیر قانونی طور پر زیادہ بیچا جانے والا جانور پینگولین شامل ہیں. ان جانوروں کی غیر قانونی طور پر خرید و فروخت میں سال 2020 تک 80% تک کمی لانے کے مقصد کو پانے کے لیے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ نامی ادارے نے بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کی مدد لی ہے. جن میں ای بے، ایچ سی، مائکروسافٹ، گوگل، علی بابا اور ٹینسینٹ جیسی ایسی کمپنیز شامل ہیں جن کی پہنچ دنیا بھر میں ہے. ہم ایسی کئی پالیسیز بنا رہے ہیں جن کی مدد سے ممنوعہ اشیاء کے بارے میں آگاہی پھیلائی جائے. اگرچہ اس مہم کا باقاعدہ آغاز اس سال مارچ میں ہوا، لیکن ٹیکنالوجی کمپنیز اس حکمت عملی پر 2 سال سے تجرباتی طور پر کام کر رہی تھیں. صرف سال 2017 میں ہم نے ای بے پر 45,000 ایسی فہرستوں کو بلاک کیا یا ہٹایا جو معدومی کا شکار جانوروں کے اعضاء کی تجارت پر ہماری پالیسیز کے خلاف تھیں. اس حکمت عملی کا ایک حصہ صارفین کو ایسے جانوروں کے بارے میں موجود پابندیوں اور قوانین کے بارے میں آگاہ کرنا بھی ہے. ایسے کیسز میں جہاں لوگ ان پابندیوں سے بچ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سخت ایکشن لیتے ہیں. ہم ان کے اکاؤنٹ مکمل طور پر یا جزوی طور پر منسوخ کر دیتے ہیں اور غیر قانونی سرگرمی کی صورت میں ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد بھی لیتے ہیں. اس مہم کے کچھ ممبرز جانوروں کی غیر قانونی خرید و فروخت کرنے والوں کے بدلتے ہوئے طریقوں کے بارے میں خبردار کرنے کا ایک سسٹم بنانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. ویرونیکا اگلیسیس کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی رائے اور تجاویز دینے کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کیجیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل @urduvoa. مجھ سے رابطے کے لیے میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @ثاقب الاسلام. ثاقب الاسلام کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.